नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर लिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने पार्ट 1 में कवर किया, और फिर हमने पार्ट 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट कवर किया है, इन डिटेल्स किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा देख लेना। जियोपोलिस 1 है साइलोबा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो ये पार्ट 3 होने वाला है। अच्छा से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप और ज्यादा अच्छा से समझ पाओ। तो मान लेना एक फैमिली में 4 मेंबर्स है। एक फैमिली में 4 मेंबर्स है, मॉम, माँ, देउता আৰু তেওঁৰ এটা ল'ৰা আৰু ছোৱালী। एक ये तो है हो गया मॉम, मम्मी, पापा, एक लड़का और उनका एक लड़की। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। अब क्या होता है, जो फादर होते हैं उनका सैलरी होता है 30,000। फादर होता है उनका सैलरी होता है 30,000। मॉम होता है उनका भी होता है 30,000 सैलरी। और बेटा बेटी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, कोई बेटा इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, लड़की मेडिकल में है। और ये चारों का एक सपना होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, वो होता है कि उनको मर्सिडीज खरीदना है। ठीक है, उनको मर्सिडीज खरीदना है। और दूसरा नंबर उनका क्या है, खुद का एक शॉप। शॉप होने से क्या होगा, फिर बाद में एक इनकम आते रहेगा, घर में और ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो उनका एक सपना है कि उनको मर्सिडीज और खुद का एक शॉप। अब क्या होता है कि ये चारों होते हैं ना, मॉम और डैड, जो मॉम और डैड होते हैं, जो माँ बेटा, वो लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमें ये गोल लेना है। अभी तो हमारा 30,000 सैलरी है, इस ये सैलरी से तो अभी तक हम मतलब 10 साल में भी नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं कि हम एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक प्लानिंग किया। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक प्लानिंग किया। और इस प्लानिंग में इन्होंने बोला कि ठीक है, अब हमारे बच्चों को हम बोलेंगे कि ये लोग जो फालतू का मोमो सोमो भुजिया सुजिया खाते रहते हैं, स्प्राइट पीते रहते हैं, कोको कोला पीते रहते हैं, इसका पैसा सेव करें। ठीक है, सपना तो सबका है कि मर्सिडीज खरीदना है, तो फिर इनको भी तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो इनको बोल देंगे कि आप ये सब मतलब मत करो खर्चा, और इनका जो सैलरी होगा, जो इन्हें पॉकेट मनी मिलता है, उससे भी हम थोड़ा सा पॉकेट मनी इनका कम कर देंगे। ये दोनों रोने लगे, वो अलग बात है। फिर इन्होंने ये भी इन दोनों को बोला कि तुम लोग एक काम करो, जॉब पकड़ लो। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब पकड़ो। पार्ट टाइम जॉब पकड़ के जो भी पैसा आता है हमारे एक अकाउंट में जमा करते रहना, ताकि हम मर्सिडीज और शॉप खरीद पाए। इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये मर्सिडीज और शॉप, खुद का शॉप इनको बैठाना है और मर्सिडीज खरीदना है। 2025 तक इन्हें ये कर लेना है। ठीक है, 2024 अभी इन्होंने प्लानिंग किया, और अगला साल का 2025 नवंबर में इनको ये फुलफिल कर लेना है, एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर इन्होंने फुलफिल करने के लिए प्लानिंग क्या क्या किया, बच्चों को बोला कि तुम ये सब मत करो, जो भी स्प्राइट कुरकुरे ये सब में पैसा वेस्ट करते हो, हेल्थ भी बचा रहेगा एंड पैसा सेव भी करो, एक अकाउंट में सेव करते रहो। और इन्होंने पेरेंट्स ने भी क्या किया कि अब ऑफिस जाना ये मतलब गाड़ी से बंद कर दिया, क्योंकि पेट्रोल लगता है, पेट्रोल का पैसा नहीं, तो अब ये लोग जल्दी चले जाते हैं, वॉक करके चले जाते हैं, तो अपना ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, उसका भी पैसा बचाया। ये और ज्यादा ओवर टाइम जॉब करने लगते हैं, रात को भी काम करने लगते हैं, पैसा बचाते रहता है, पैसा बचाते रहता है, सबने मिलके। तो इन्होंने प्लानिंग किया था, ये सब चीज इन्होंने प्लानिंग के अंदर कवर किया। और फिर फाइनली क्या होता है, एक साल बाद ये अपना सपना को अचीव कर लेते हैं, जो क्या होता है, मर्सिडीज और खुद का दुकान। तो ये प्लानिंग का वजह से हुआ, राइट। तो ये प्लानिंग क्या हुआ, एक इनका इंस्ट्रूमेंट हुआ, और यही इंस्ट्रूमेंट होने के वजह से इन्होंने क्या किया, मर्सिडीज और शॉप अपना जो इनका सपना था वो कर पाए। इन्होंने एक डेस्टिनेशन भी कितना सेट किया था, 1 ईयर का। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी जो होता है ना, वो वैसा ही होता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस केस में हमने देखा था ना, तो ये इनका इंस्ट्रूमेंट बना था जिससे ये अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अटेन अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव करने के लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, और ये एक विद इन अ डेफिनिट टाइम पीरियड होता है, एज डिटरमाइंड बाय अ सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं ना कि ये पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी थे। तो ये सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी ने क्या किया, प्लानिंग किया, और यही प्लानिंग क्या बना, इनका इंस्ट्रूमेंट बना, जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने डिसाइड किया कि इनका कॉस्ट वगैरह, बच्चों का पॉकेट मनी आधा काट लेंगे, फिर इनको बोलेंगे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, ये भी खुद पैसा सेव करने लगे। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। इंस्ट्रूमेंट क्या चीज के लिए, जो उनका ऑब्जेक्टिव था मर्सिडीज शॉप करने, वो एक इनका वो बन गया, राइट। तो ये बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया। उसी तरह से जब एक देश में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लाना है, या एक देश का बेसिकली क्या होता है ऑब्जेक्टिव, गरीबी हटाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ये सब तो ऑब्जेक्टिव होता है एक देश का।
तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए क्या करता है देश? प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग कौन करता है? सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी करता है। तो वो एजेंसी क्या करता है? प्लानिंग करता है, ताकि क्या करे, ये जो ऑब्जेक्टिव है, गरीबी हटाना, इंडस्ट्री बैठाना, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करना, ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इनका, वही इंस्ट्रूमेंट से वो ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं और एक टाइम सेट कर देते हैं कि आने वाला 5 साल में हमारे देश में हम गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वैसे होता ज्यादा कुछ नहीं है, वो अलग बात है, बट कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, तो अब आप आराम से लिख दोगे, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अटेन अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ डेफिनिट टाइम पीरियड एज डिटरमाइंड बाय अ सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी। अब आपको ये जो डेफिनेशन है ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, वरना फिर आप बोलोगे सर क्या जबड़ा करके रख दिया है। ठीक है, आई विश आप लोग पढ़ रहे होगे, और मुझे तो ये तक पता नहीं कि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा आप तक रीच नहीं है पहुंचने वाला। बट आई विश आप तक पहुंच रहा हो, आप पढ़ रहे हो, आपका बेनिफिट हो। चलिए, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया। तो इंडिया का जो यहाँ पे रखा है ना डेफिनिट टाइम पीरियड एक होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो इंडिया का ये कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, इंडिया क्या करता है? हर 5 साल तक का एक प्लानिंग करता है कि इस 5 साल में हम ये अचीव कर लेंगे, फिर अगला 5 साल में हाँ ये अचीव कर लेंगे, अगला 5 साल में ये अचीव कर लेंगे। जैसे आप एग्जाम है ना, आपका मान लो जब आपका बोर्ड्स का एग्जाम रहता है जनवरी में, आप फुल जोश में बोलते हो इस बार तो बोर्ड आ गया, क्लास 10 पढ़ोगे, ये 3 महीना में पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा, फिर अगला 3 महीना में मैथ्स कर लूंगा, अगला 3 महीना में साइंस कर लूंगा। तो ऐसा ऐसा प्लानिंग करते हो, राइट? तो फाइनली एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए तो इंडिया का भी क्या रहता है कि हर 5 साल में एक ये रहता है, प्लानिंग रहता है कि हम ये अचीव कर लेंगे, फिर 5 साल खत्म होता है, अगर वो नहीं हो पाता है फिर उसे 5 साल में रखा जाता है कि इस बार तो कर ही लेंगे, फिर इस बार नहीं होता फिर कर लेंगे। ठीक है, तो हर 5 साल का ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है, 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं। यहां तक आप समझ के होगे। यहाँ पे ये जरूर याद रखना, इंडिया में पीरियड कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, प्लान कितना साल का उसका टाइम पीरियड किया जाता है? 5 साल में यही अचीव करना है। ठीक है, समझ गए होगे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो फिर क्या होगा? बहुत इजी है। पहला क्या है? रेज द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने का बात बोल रहे हैं कि ग्रोथ में क्या हो? ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसका रेट बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट बढ़े। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब क्या? आपको पता ही होगा कि कोई है जो धनी है बहुत धनी है, गरीब है बहुत गरीब है, उनका बीच का गैप खत्म करना है। जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका भी, जो आप अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखोगे, बहुत ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो ST SC या फिर अलग कास्ट के हैं, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है और उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो उनको भी कैसे हम ऊपर में उठा पाए, वो इनइक्वालिटी को कैसे खत्म कर पाए, धनी और गरीब को एक बैलेंस पे कैसे लाया जाए। ठीक है, इनइक्वालिटी को कैसे खत्म किया जाए, तो वो होता है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना। इराडिकेट पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाना है, ये तो इजी है। एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट को कैसे, मतलब किस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाए। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तभी बढ़ेगा जब इंडस्ट्री बनाएंगे, जब गवर्नमेंट सर्विसेज में और ज्यादा ये लोग पोस्ट डालेंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, तो वो भी सोचते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? रिमूव रीजनल इनइक्वालिटीज। तो देखिए कुछ रीजन्स होता है वो बहुत, कुछ लोकल रीजन्स होता है, ये स्टेट का रिस्पेक्ट में भी आप इसे ले सकते हो। कुछ स्टेट ज्यादा सक्सेसफुल है, कुछ स्टेट में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, कुछ में कम है, तो उसको उस इनइक्वालिटी को कमाने का कोशिश करते हैं। कुछ रीजन जैसे मान लीजिए लखीमपुर ज्यादा है पैसा बट जोरहाट में कम है, तो उसका बीच में एक बैलेंस लाने का कोशिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है रिमूव रीजनल इनइक्वालिटीज। फिर क्या है? एंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरमेंट। तो हमारे इंडिया में जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग में ये भी सोचते हैं कि चलिए हम इस तरह से काम करेंगे कि आने वाला जनरेशन को भी रिसोर्सेस यूज करने का मौका मिले और प्रेजेंट जनरेशन का भी नीड्स को क्या किया जाए? फुलफिल किया जाए, कैटर किया जाए। तो ये होता है हमारा इंडिया में प्लानिंग को ये बहुत अच्छा से लिया जाता है कि एनवायरमेंट को डैमेज बिना किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट किए कि आज का जो जनरेशन है उसका भी नीड फुलफिल किया जाए और जो आने वाला जनरेशन है उसका भी नीड क्या किया जाए? फुलफिल किया जाए। तो आई थिंक यहां तक आप समझ गए होंगे, राइट? तो अभी मैंने ये क्या होता है रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इंडिया में जैसे मैंने थोड़ा देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था ना, एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी रहता है जो ऑब्जेक्टिव बनाता है और वो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए एक टाइम पीरियड सेट करता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमें ये कर लेना है, फिर एक प्लानिंग बनाता है जो उनका इंस्ट्रूमेंट बनता है। वही हमारे इंडिया में जो सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है ना, वो क्या है? प्लानिंग कमीशन है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी आने वाला क्या हम पढ़ेंगे?
पहले क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन हमारा सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी था जो प्लानिंग करता था, सब कुछ किया करता था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके, ठीक है यहाँ देखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12 5 ईयर प्लान तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12 5 ईयर प्लान तक जो भी मतलब जो भी प्लानिंग वगैरह किया वो किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने किया था। ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने बनाया था, ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने बनाया था, और फिर उसको फुलफिल करने का सारा जो स्टेप्स लिया वही भी इन्होंने लिया था प्लानिंग कमीशन में। तो हर 5 साल में ये प्लानिंग करते थे, और कब से कब तक किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12 5 ईयर प्लान तक। ये आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1951 से 56, 5 साल का है। सेकंड में भी देखो 5 साल देखने को मिलेगा, 5 कभी कभी 3, अगर गवर्नमेंट टूट जाता था या ऐसा कुछ तो 2 3 हो जाता था, बट जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस 3 साल का हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए 5 साल का हुआ, तो स्टार्टिंग पूरा 5 साल, तो हर 5 साल में मैंने कहा था ना प्लानिंग करता है प्लानिंग कमीशन, कि क्या इस 5 साल में हमें देश के लिए क्या क्या करना है। फिर मान लीजिए कि पहला जो 5 साल है, मैंने एग्जांपल देता हूँ, पहला 5 साल में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम गरीबी हटाएंगे, फिर इंडस्ट्री बैठाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट क्या हुआ, कुछ रीजन की वजह से कर नहीं पाए, ठीक है। तो जो बच जाता है फिर वो सेकंड 5 ईयर प्लान में भी कर देते हैं कि ठीक है, इस पिछला 5 ईयर प्लान में फेल हो गया, इस 5 ईयर प्लान में हम क्या करते हैं, इस 5 साल में हम उसे फुलफिल करने का कोशिश करेंगे, और एक एडिशनल एड कर देते हैं, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन को अच्छा करेंगे। तो ऐसे हर 5 साल में क्या करता है, प्लानिंग करता है। कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है। और कब तक इन्होंने किया, फर्स्ट 5 ईयर से लेके, कब किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12 5 ईयर प्लान तक इन्होंने कॉन्स्टेंटली कौन प्लानिंग किया था, प्लानिंग कमीशन ने किया था। हर 5 साल करते करते प्लानिंग किया करते थे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन ये करता था पहले। अब क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन का काम क्या करता था, पहले ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते थे कि इस आने वाला 5 साल में इंडिया को हमें कहां तक पहुंचाना है, इस आने वाला 5 साल में इंडिया में क्या क्या चीज हटा देना है, खराब चीज क्या क्या हटाना है, अच्छा चीज क्या क्या लाना है। तो मान लीजिए इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि ये आने वाला 5 साल में हम इंडिया में ढेर सारा इंडस्ट्री करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फिर हम इन्होंने ऑब्जेक्टिव ये भी बनाया, एग्रीकल्चर को बूम करेंगे, एजुकेशन में सब कुछ अच्छा चीज होगा, मतलब टीचर्स अच्छा लाएंगे, ये सब चीज इन्होंने ऑब्जेक्टिव में प्लान कर लिया, ठीक है। 5 साल में इन्होंने ये 6 7 ऑब्जेक्टिव ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव तो ले लिया इंडस्ट्री लेने का, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री बैठाने के लिए क्या चाहिए भाई, पैसा। बिना पैसा तो कुछ होता है नहीं। तो इन्होंने बोला अब एक काम करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कहां पे कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्या लिया था कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, तो इन्होंने बोला ठीक है एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री को आगे ले जाना है, तो इंडस्ट्री में इन्होंने बोला ठीक है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। कितना का, इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ सेट कर दिया। एग्रीकल्चर बोला एग्रीकल्चर को भी तो आगे बढ़ाना होगा, तो इन्होंने बोला एग्रीकल्चर भी इनका ऑब्जेक्टिव में था, तो उसमें इन्होंने 300 करोड़ का बजट एलोकेट किया। फिर उन्होंने बोला ठीक है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्टर में क्या किया इन्होंने, डिसाइड किया कि स्ट्रेटेजी प्लान किया कि इस सेक्टर में हम क्या करेंगे, इतना इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप, अब ये भी डिसाइड कर लिया कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अब पैसा आएगा कहां से, ये तो डिसाइड कर लिया इसी सेक्टर में इतना पैसा लगाना है। अब पॉइंट ये है कि अब डिसाइड तो करना पड़ेगा कैसे आएगा पैसा, क्या आएगा। तो इन्होंने फिर मोबिलाइज करना शुरू किया, बहुत वेज ढूंढा कि पैसा कैसे आया जाए, 500 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ कैसे लाया जाए। तो इन्होंने बोला ठीक है टैक्स बढ़ा देते हैं, पब्लिक से और ज्यादा टैक्स लेंगे, टैक्स बढ़ते जाएगा तो हम अपना कलेक्ट करते जाएंगे और इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। फिर अगर टैक्स से भी मान लो कि टैक्स से बस 500 करोड़ रुपया हुआ, अब बाकी भी तो इन्वेस्टमेंट में करना था, पैसा लगाना था, बस 500 करोड़ ही आया टैक्स से। तो उन्होंने बोला ठीक है अब काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक IMF उनसे लोन ले लेते हैं। तो उनसे भी इन्होंने 1000 रुपया का लोन ले लिया। अब ये रेडी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो उन्होंने प्लानिंग किया था इसी सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये एक्सप्लोर भी कर लिए कि इस जगह से हमें पैसा मिल गया है, रिसोर्सेस मिल गया है। फिर इन्होंने रिसोर्सेस में ये भी प्लानिंग कर लिया कि लेबर वगैरह, स्किल बेस्ड लेबर, फिर हो गया तुम्हारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, जो काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका ये सारा इन्होंने मोबिलाइज कर लिया, एक जगह पे ले आया, सब ढूंढ ढूंढ के ले आया। अब काम करने के लिए रेडी है सब कुछ, ठीक है। फाइनली क्या होता है, काम स्टार्ट हो गया, सब कुछ ठीक चल गया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, हर जगह सब कुछ कर दिया। अब क्या होता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि 2 साल बाद इन्होंने इवैल्यूएट किया कि हमने इतना इतना जगह इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इतना इतना जगह काम तो कर दिया। अब इन्होंने देखा अरे इंडस्ट्री में तो ग्रोथ हुआ ही नहीं, एग्रीकल्चर में चलो ग्रोथ हुआ, 200 करोड़ रुपया लगाया, 1000 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, बट इंडस्ट्री में हमने 500 करोड़ लगाया, बस 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। फिर उन्होंने देखा एजुकेशन में 300 करोड़ लगाया था, वहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बच्चे और ज्यादा गधे निकल रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब
ये फालतू हो रहा है क्या, पेंगलाय हो रहा है क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर से इसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे, फिर आने वाला प्लान में क्या करेंगे, चेंजेस कर देंगे कि इस बार एजुकेशन में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर तो ग्रोथ हो ही रहा है, वहां पे नहीं करना है, एजुकेशन में करते ताकि और ज्यादा हम अच्छा कर पाए, ठीक है। तो ऐसे मॉनिटर करते रहते हैं कहाँ पे कैसे काम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप ऐसे अपना एग्जाम के लिए भी आप ले सकते हो, आप एग्जाम के लिए एक ऑब्जेक्टिव करते हो कि आपको मान लीजिए फाइनल्स में जो बोर्ड है 100% लाना है, फुल परसेंट लाना है। अब पहले तो टॉप का पोजीशन था रैंक आने का, अब तो वो हट गया, तो आप इस बार ऑब्जेक्टिव लेते हो 100% लाना है। अब स्ट्रेटेजी करते हो कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देना होगा, क्या देना होगा। फिर आप एक्सप्लोर करते हो कि इस रिसोर्सेस वगैरह लाते हो ना, नोट्स वगैरह की एक जगह, हाँ इस चैप्टर में ये नोट्स लगेगा, ये सब ले लिया। अब आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो फिर आप क्या करते हो, चेक करते रहते हो, हाँ टेस्ट वगैरह देखे कि जो मैंने प्लानिंग किया था वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वैसा ही कुछ इंडिया पे भी होता है, वो कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये सारा प्लानिंग कमीशन का हीरोज, ठीक है सब। ये कौन सा हीरोज है, आई थिंक ये कैप्टन अमेरिका तो नहीं दिख रहा मार्वल का, उसे वैसा ही कपड़ा पहना हुआ है बट है नहीं, ये देखो ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गया, क्लोन वगैरह। चलो वो एग्जाम में आना नहीं है तो वहां पे ध्यान नहीं देंगे। अब आने वाला ये हमने कवर कर लिया है। देखिए यहाँ से एग्जाम में आने का चांसेस ये है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछ सकते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान पूछा जाता है, 12 5 ईयर प्लान भी मैंने देखा है कहीं कहीं पूछ लेते हैं, 11 भी पूछा जाता है। ओवरऑल ये आप याद रखना, कभी कभी एक जगह मैंने 7 देखा था शायद, हाँ। तो आप ओवरऑल याद करने का कुछ, याद करना कुछ है नहीं, स्टार्टिंग का 3 तो देखो 5+5+5 ऐसे याद हो ही जाएगा, बस 1951 से काउंट करते जाना। फिर बीच में एक 3 आ गया, फिर देखो यहाँ पे भी है, तो ऐसे ही आप अपना डिवाइड कर लेना, 4 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे ही मार्कअप कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है नीति आयोग, तो मैंने क्या कहा था, इंडिया में पहले कौन करता था प्लानिंग वगैरह सब कुछ, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। अब प्लानिंग कमीशन को हटा के 2015 में क्या लाया गया, नीति आयोग, नाम चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा पावर में भी चेंजेस आया। पहले देखो प्लानिंग कमीशन ही क्या कर रहा था, ऑब्जेक्टिव भी कर रहा था, रिसोर्सेज भी मोबिलाइज कर रहा था, फिर ये भी कर रहा था, इवेल्युएट और मॉनिटर भी कर रहा था, गाइड भी कर, मतलब सब कुछ प्लानिंग कमीशन कर रहा था, राइट। हर 5 साल में ऑब्जेक्टिव सेट करना, रिसोर्सेस मोबिलाइज करना, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी लगाना, सब कुछ कर रहा था। बट अब क्या होता है, नीति आयोग में 2015 में जो चेंजेस लाया गया, उसका नाम चेंज करने के बाद प्लानिंग कमीशन का नाम तो चेंज किया ही, साथ में थोड़ा सा पावर भी कमा दिया। अब नीति आयोग का उतना पावर नहीं रहा जितना प्लानिंग कमीशन का हुआ करता था। नीति आयोग का बस पावर अब ये हो गया कि वो एडवाइस करेगा, ठीक है, बस एडवाइस करने का ही रोल हो गया। अब ये जो सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है, जो नीति आयोग, जिसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था, उसका काम अब बस क्या हो गया, एडवाइस करना हो गया। थोड़ा सा पावर कम गया, पहले प्लानिंग कमीशन सब खुद अकेला कर रहा था, बट इसका अब क्या हो गया, बस एडवाइजरी रोल हो गया। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं नीति आयोग क्या है क्या नहीं है। तो नीति आयोग रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन, ये मैंने आपको बता दिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म कभी कभी व्हाट डज नीति स्टैंड्स, तो ऐसा ऐसे तो आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ये भी आप देख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, इजिली याद कर लोगे। ये ऑपरेशन में कब से आया, जनवरी 1 2015 से आया, ठीक है। मतलब जनवरी 1 यानी न्यू ईयर का दिन, ठीक है। तो न्यू ईयर का दिन से ये एग्जीक्यूशन में आ गया, काम करना शुरू कर दिया। ये याद रखना बहुत इजी है, जनवरी 1 न्यू ईयर 2015 में आया, ठीक है। ऑपरेशन से काम करना शुरू कर दिया। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, काम करना शुरू किया, मीटिंग भी तो करना पड़ेगा ना, कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फरवरी 8 2015 में मीटिंग हुआ, नहीं यानी जस्ट 1 महीना 7 दिन के बाद मीटिंग हुआ, फरवरी 8 उसी साल में 2015। कहां पे हुआ, दिल्ली में हुआ। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग टुक प्लेस इन, या फिर इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग। इन व्हिच ईयर तो नहीं, बट डेट ज्यादा पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अदर, और नीति आयोग का कौन कौन सा मेंबर्स रहता है, तो नीति आयोग का मेंबर्स है वाइस चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज यूनियन टेरिटरीज, 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, मतलब अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट हो गया आपका। कोई अगर साइंस का फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसे भी घुसाया जाता है, हाँ भाई बताओ कि कैसे कैसे इसरो को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसरो से हमारा देश में और इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सकता है। तो अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपर्ट को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक है। और ये अभी का प्रेजेंट नीति आयोग है, अगर कभी जाना हुआ तो आपको दिख जाएगा नीति आयोग। मेरा सपना है कि ऐसा नीति आयोग बने, बट बनेगा कि नहीं बनेगा आई डोंट नो। नहीं लग रहा है कि ऐसा बनने वाला है, मेरा इमेजिनेटिव है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, इसको इग्नोर करना। खैर ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो अब क्या होता है, चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है, चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर फिर एक वाइस चेयरमैन होता है, और वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है, ठीक है। वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर फुल टाइम मेंबर्स कितना होता है, 3 एक्सपर्ट रहता है, ठीक है। फुल टाइम काम करते रहते हैं, इस मतलब पूरा रिसर्च करते हैं कैसे करने से क्या होगा। पार्ट टाइम भी रखा गया है, 2 पार्ट टाइम क्यों रखा गया है मुझे ये पता नहीं, बट हाँ पार्ट टाइम रखा जाता है, थोड़ा सा हेल्प कर दिया, बीच में आके गाइड कर दिया। कॉलेज में भी तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रहते ही है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितना रहते हैं, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब आपको पता ही होगा, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज रहते हैं ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, होम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, तो जो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज रहते हैं ना, उसे कैबिनेट कहा जाता है। तो उस कैबिनेट का कितना, 4 मिनिस्टर्स रहते हैं इस नीति आयोग में, ठीक है। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 1 आईएएस ऑफिसर भी रहते हैं। आईएएस को तो ऑफ कोर्स उनका स्वैग ही अलग होता है, उनको तो रखना ही पड़ेगा। तो अब आपको याद हो गया होगा कौन रहता है, पहला चीफ प्राइम मिनिस्टर, फिर एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, वाइस चेयरमैन, वो भी कौन अपॉइंट करता है, खुद प्राइम मिनिस्टर। फिर 3 एक्सपर्ट रहते हैं, 2 मेंबर्स रहते हैं जो पार्ट टाइम होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स यानी 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक आईएएस ऑफिसर रहता है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ये नीति आयोग का जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डाउट मत कर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, चेयरमैन कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरमैन मैंने बार बार देखा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इग्नोर बिल्कुल मत करना, इग्नोर किया तो खुद पछताओगे। चलिए अब डेमोक्रेटिक प्लानिंग, जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट है, आप भी वेट करोगे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, सर बस पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, खत्म करता हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग इन इंडिया इज डेमोक्रेटिक प्लानिंग। अब डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है। इन डेमोक्रेटिक प्लानिंग द पीपल पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लान मेकिंग। अब क्या होता है देखिए, जैसे स्कूल का एग्जांपल से समझाता हूं। स्कूल में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो पूरा स्कूल के लिए रूल्स वगैरह बनाता है। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, सेंट मेरीज हाई स्कूल, तो वहां पे एक रूल हुआ करता था, ओनली इंग्लिश शुड बी स्पोकन इन स्कूल प्रेमिसेस, तो बट वो कोई फॉलो नहीं करता था, अलग बात है। मतलब ऐसा एक प्लानिंग वगैरह बनाया जाता है, डायरी में लिखा जाता है, प्रिंसिपल देखता है कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक क्लास टीचर भी रहता है। तो क्लास टीचर क्या करता है, क्लास को कंट्रोल करने का, अगर क्लास टीचर का मन है कि चलो क्लास में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाए, कुछ इनोवेशन लाया जाए, कि बच्चों को कुछ टास्क दिया जाए, बच्चे कुछ करे, फिर मैं भी कुछ पैसा जमा करके एक क्लास में नोटिस बोर्ड लगाऊं, तो ऐसा एक क्लास टीचर अपना क्लास में उनका कंट्रोल रहता है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्या करता है, मॉनिटर भी रहता है, आपको पता होगा। फिर क्लास टीचर क्या करता है, एक मॉनिटर अपॉइंट करता है, मॉनिटर पूरा संभालता है, हमारा बहुत नाम लिखता था, ठीक है। और क्लास टीचर अगर ज्यादा चालू है ना, तो वो स्पाई कैप्टन भी लगा देता है कि क्लास में कौन कौन बात कर रहा है असमिस में, क्लास में कौन कौन हमारे को অসমীয়াত কথা পাতি আছে, কোনে ফকরিया काम कोई ठगे, कोने एने बही ठगे, जो बेकार बैठे रहते हैं, जिन्हें भाषा समझ में नहीं आ रहा है असमिस, मैं बता दूं कि मैं साथ में चलते रहूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये एक प्लानिंग रहता है हर एक स्टेज में, एकदम क्लास का एकदम नीचे लेयर तक, एक देख रहे हो प्लानिंग चल रहा है, क्लास टीचर अपना प्लानिंग कर रहा है, प्रिंसिपल अपना प्लानिंग कर रहा है, तो सब अपना अपना, प्रिंसिपल पूरा स्कूल का प्लानिंग कर रहा है, क्लास टीचर एक क्लास का प्लानिंग कर रहा है, फिर क्लास मॉनिटर एक ग्रुप ऑफ बच्चा संभाल रहा है, स्पाई अलग से संभाल रहा है। उसी तरह से क्या होता है पूरा देश में ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पूरा सेंटर मतलब पूरा देश के लिए प्लानिंग करता है कि पूरा देश में गरीबी हटाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ये करना है, वो करना है। फिर क्या होता है, स्टेट में भी ना प्लानिंग चलता है, ठीक है, स्टेट में भी प्लानिंग चलता है। तो स्टेट में भी प्लानिंग करता है, जैसे हमारा स्टेट असम में हेमंत बिश्व शर्मा प्लानिंग करता है कैसे हो क्या हो। तो सब एमएलए जाते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जो डिवाइड किया जाता है। तो असम में 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग बैठते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग किया जाए, क्या नहीं किया जाए। फिर क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट में भी डिसीजन लिया जाता है, प्लान्स वगैरह किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे म्यूनिसिपैलिटी, ये सिटीज वगैरह में होता है, कंफ्यूज मत होना, ये सिटी में होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में ही होता है बेसिकली। तो डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी होता है, गांव भी होता है। तो पंचायत गांव के लिए होता है, विलेज आपने सुना भी होगा, और म्यूनिसिपैलिटी सिटीज के लिए होता है, जो शहर वगैरह में लोग रहते हैं ना, तो वहां के लिए। तो शहर में भी क्या होता है, खुद का प्लानिंग चलते रहता है। पंचायत में भी क्या होता है, खुद का एक प्लानिंग चलता रहता है गांव के लिए। स्टेट के लिए भी गवर्नमेंट अपना माथा लगाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लाया जाए, स्टेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पुलिस में कुछ क्या बोले रिक्रूटमेंट करे, एजुकेशन अच्छा करे, एग्रीकल्चर अच्छा करे। यूनियन गवर्नमेंट भी प्लान करता है स्पेस रिसर्च में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे, उससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का मतलब नाम बढ़ेगा देश का, ठीक है। तो हर एक लेयर में आप देख रहे हो एक एक प्लानिंग चल रहा है। जैसे गांव से शुरू करते हैं, तो गांव में क्या प्लानिंग चलता है, गांव में लोग एक रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखा है ना, डिसीजंस आर नॉट इम्पोज फ्रॉम द टॉप। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से एक डिसीजन दे दिया सबको, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोले
तुम लोग कल से कुछ नहीं करोगे, बैठा रहोगे, बस टैक्स कलेक्ट करोगे, फिर यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया पंचायत को भी तुम भी टैक्स कलेक्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी स्टेट में होता है, कुछ कुछ स्टेट में, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, हर एक लेयर में प्लानिंग होता है। पंचायत को भी पावर दिया गया है कि तुम अपना लोगों के साथ बैठ के, जैसे सरपंच होता है उसे लोग इलेक्ट करते हैं, राइट। सरपंच इलेक्ट करने के बाद क्या करता है कि वो अपना जो लोग है, ठीक है, उसे बुलाया जाता है, फिर वो एक साथ डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग लेते हैं कि ठीक है स्ट्रीट लाइट नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं है, तो सबने बोला कि पंचायत जी आप ये सब ठीक करो, आपने प्रॉमिस भी किया था इलेक्शन से पहले बट आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो फिर पंचायत क्या होता है, फिर बोलता है उन लोगों को, फिर बुलाते हैं, मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, क्या क्या किया जाए, आपका प्रॉब्लम क्या क्या है। तो वो बोलते हैं कि लाइट, स्ट्रीट लाइट ठीक करो, पानी साफ नहीं आ रहा है वो ठीक करो। तो फिर क्या होता है, पंचायत क्या करता है, टैक्स वगैरह कलेक्ट करके कुछ फंड्स कलेक्ट करता है, या तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे ही देता है उन्हें। तो वो फंड्स वगैरह से क्या करता है, फिर जो पंचायत होता है वो अपना जगह, जो सरपंच होता है वो फिर मिलके सबके साथ इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दिया, पानी साफ कर दिया, रास्ता ठीक कर दिया, फंड कलेक्ट करने का थोड़ा सा पावर उनके पास होता है। तो देख रहे हो एक लेवल में वो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा स्टेट के लिए भी अपना, जैसे एक स्टेट में हो सकता है एग्रीकल्चर अच्छा से बूम नहीं होता है, फ्लड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग करता है कि फ्लड को कैसे हटाया जाए, मिल के सब आते हैं, सब डिसाइड करते हैं। तो स्टेट का प्रॉब्लम स्टेट संभाल रहा है, हर एक लेयर में अपना अपना काम हो रहा है। म्यूनिसिपैलिटी में वैसे ही जो सिटीज वगैरह है, वहाँ जो होते हैं लीडर्स वगैरह, वो अपना डिसाइड करें कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में ये प्रॉब्लम है, कचरा वगैरह अच्छा से ऑर्गेनाइज नहीं है, डस्टबिन वगैरह लगाना है, तो अपना टैक्स वगैरह कुछ करके वो अपना कर लेते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट से जो फंडिंग आता है, ठीक है, वो कर लेते हैं। और उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्लानिंग चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना देख लेता है, हाँ पूरा स्टेट, पूरा पूरा इंडिया में क्या क्या प्लानिंग करना है, कैसे ठीक हो नहीं हो। तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग में क्या होता है, हर एक लेयर में प्लानिंग चलते रहता है। वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, ऊपर से आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ठीक है, तो मैं इरेजर से एक बार इसे मिटा दूं, इरेजर से मिटा देता हूँ। एक ही बार में नहीं मिटता है क्या, इसलिए बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। तो सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ से इंडिया में क्या होता है, टॉप टू डाउन ऑर्डर नहीं आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि कल से सबको इतना टैक्स उठाना है तो उठाना है, कल से तुम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से मोदी ऑर्डर दे दिया कि कल से सारा स्कूल बंद रहेगा इंडिया में, ठीक है, ऐसा हो गया, आप लोग खुश हो गए होगे, तो सबको फॉलो करना होगा, ऐसा ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि एग्रीकल्चर कल से नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि सबको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हर एक लेवल में एक लोग अपना खुद का काम कर रहे होते हैं, खुद का जो वहां पे डिफेक्ट्स है वो खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही सबको फॉलो करना है, बट डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है सबके पास इक्वली। इक्वली तो हो गया यूनियन गवर्नमेंट के, डिसेंट्रलाइजेशन इक्वली तो नहीं, इंडिया में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा सा पावरफुल है, बट स्टिल यूनियन के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी कुछ पावर है, वो अपना जगह पे। अब जैसे पंचायत के पास भी तो पावर है ना, अपना फंड खुद इलोकेट कर रहा है और खुद सब कुछ ठीक भी कर रहा है, राइट। तो सबके पास एक अपना अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर बस एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहता है, वही पावरफुल होता है, वो जो बोलेगा वही सबको फॉलो करना होता है, स्टेट विलेज। बट हमारा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सबके पास एक एक पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप अपना एरिया में रूल करो, वो अपना एरिया में रूल करे, वो अपना एरिया में जो जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे डेमोक्रेटिक प्लानिंग भी। तो मैंने ये ऑलरेडी समझा दिया कि 3 लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है इंडिया में। पहला सेंट्रल हो गया, फिर दूसरा स्टेट हो गया, फिर तीसरा क्या हो गया, लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। एट ईच लेवल द प्लान स्कीम्स आर डिस्कस बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जैसे सरपंच को लोग इलेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली सरपंच तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली जो रूल बनाएगा वो सबको रिप्रेजेंट करके ही बनाया है। तो वही चीज ये बोल रहे हैं। जैसे लखीमपुर में मानव डेका को, जो हमारा यहाँ का एमएलए है, हमने उसे इलेक्ट किया, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नहीं वोट दिया है, तो वो जब जाके वहां पे लॉ बनाएंगे तो हमें रिप्रेजेंट करके ही लॉ बना रहे, राइट। तो ऐसे ऐसे डेमोक्रेटिक प्लानिंग इंडिया में पूरा चलता है, ठीक है। एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फॉर्मुलेट एंड डिस्कस स्कीम्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज नोन एज ग्रासरूट प्लानिंग। ग्रासरूट प्लानिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्रासरूट प्लानिंग क्या होता है। तो ग्रासरूट मतलब क्या, एकदम रूट कॉज, तो एकदम गांव से ही प्लानिंग शुरू हो रहा है, राइट। गांव में भी लोग वोट कर रहे हैं, सरपंच फिर उस जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रहा है, स्ट्रीट अपना खुद का अथॉरिटी उसको दिया गया है, तुम ये सब कर सकते हो, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ पावर चला रहे हैं। तो देख रहे हो इंडिया में हर एक लेयर में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया।
कि सबके पास पावर है, सब कुछ ना कुछ कर पा रहा है। अगर सेंट्रल के पास ही ज्यादा पावर होता, सेंट्रलाइज्ड होता, तो फिर आई थिंक इंडिया इंडिया उतना अच्छा से नहीं रहता। सेंट्रलाइज्ड डिबेट चलते रहता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, बट आई बिलीव डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, क्योंकि अपना लोकल एरियाज का प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, कहीं पे मुझसे गलती हो रहा है, मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो ये सब मुझे बताना, तभी मैं आने वाला टाइम में उसे चेंजेस कर पाऊंगा। मुझे तो ये तक पता नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ अब तक वीडियो पहुंचा नहीं पहुंचा, या फिर मैं खुद बकते जा रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, आपका हेल्प हो। बट अब आपको भी मुझे रिव्यूज देना कि कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चेंजेस करना पड़ेगा। आई विल टेक योर क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, गुड नाइट। आज जो भी हुआ पढ़ते जाना, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा तो पढ़ लेना। चलो, आशा करता हूँ पहुंच जाए। गुड नाइट, चलिए।